दैनिक हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है मित्रों। पिछली वीडियो में हमने विशेषण और उनके कौन कौन से भेद हैं उनके बारे में जाना, लेकिन वहाँ पर दो शब्दों में सुधार करना है, जिसमें पहला शब्द था विशेषण। तो हमने विशेषण शब्द के खंड बताए थे, जिसमें बी उपसर्ग, तेज मूल शब्द और अन प्रत्यय लगा है। तो यहाँ पर अन की जगह पर वहाँ पर टाइप करने में गलती हो गई और वहाँ पर अन्य हो गया है, तो इस चीज़ को सुधार कर लेना। और जब ना से पहले रा, री या मूर्धन सा आता है तो ना का अड़ा हो जाता है और इस तरह से शब्द बनता है विशेषण। दूसरी गलती ये सुधारनी है, जो तीन थे पूर्ण संख्यावाची विशेषण में, तो तीन के हमने ते, तई, तिया यहाँ पर किया है, तो ये सुधार करना है। और तिर और 93। तो आज की वीडियो में हम क्रिया और क्रिया के भेदों के बारे में जानेंगे। तो ये क्रिया है, क्रियापद है, क्रि धातु से बना है। और जो हम क्रिया कहते हैं, क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु होता है। तो सबसे पहले हम क्रिया और धातु को समझते हैं। क्रिया का अर्थ है करना। किसी पदार्थ की विषय में विधान करने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। और धातु क्रियापदों का मूल रूप या जिस शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है वही धातु है। जैसे तू पढ़, तू चल, तू हंस, तू बैठ, तू दौड़, तू मर, तू आ, तू जा, तू मांग। तो इसमें ये तू जा और तू मांग, ये आज्ञार्थक क्रिया है। इसमें से हमने एक धातु को लिया पढ़। अब पढ़ धातु से कितनी क्रियाएं बनती हैं, जैसे पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, पढ़िए, पढ़िएगा, पढ़ेगा, पढ़ूंगा, पढ़ना, पढ़ाना और पढ़वाना। तो जो क्रिया होती हैं, तो क्रिया का जो मूल रूप है, जो धातु है, जैसे अभी हमने पढ़ धातु से ये क्रियाएं बनाई हुई हैं। तो इस तरह से हमें मूल धातु को ध्यान में भी रखना है। और आगे विशेष में कि क्रिया मूल धातु है और यौगिक क्रिया में मूल धातु और प्रत्यय आते हैं। जो यौगिक क्रिया होती हैं वह मूल धातु और प्रत्यय के योग से बनाई जाती हैं। अब देखते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के भेद हमने 3 आधारों पर लिया है क्रिया को, जिसमें पहला है कर्म के आधार पर, दूसरा संरचना के आधार पर और तीसरा है काल के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के 2 उपभेद हैं, पहला एक कर्मक और दूसरा द्विकर्मक। दूसरी क्रिया है संरचना के आधार पर। तो संरचना के आधार पर क्रिया संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया है। और काल के आधार पर भूतकालिक, वर्तमानकालिक और भविष्यकालिक। लेकिन आज की वीडियो में हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेद देखेंगे। कर्म के आधार पर इसमें कर्ता, कर्म और क्रिया, ये 3 प्रमुख होते हैं। तो देखते हैं कि क्रिया शब्द का फल किस पर पड़ रहा है, वह किसे प्रभावित कर रहा है। इस आधार पर किए जाने वाले भेद कर्म के आधार क्रिया भेद के अंतर्गत आते। इस आधार पर क्रिया के प्रमुख 2 भेद हैं।
पहला है सकर्मक क्रिया, स अर्थात सहित, अतः सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ। इसकी परिभाषा देखते हैं कि जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा चित्र बना रहा है, गीता सितार बजा रही है। अब यदि प्रश्न किया जाए कि बच्चा क्या बना रहा है तो उत्तर होगा चित्र, तो इसमें चित्र कर्म है। और गीता क्या बजा रही है तो उत्तर होगा सितार, तो यहाँ पर ये कर्म है। तो इस तरह से यदि हम प्रश्न करेंगे तो वहाँ पर हम पता कर सकते हैं वाक्य में कौन सी क्रिया है। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। पहला है एक कर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ अखबार पढ़ रही है, यहाँ माँ के द्वारा एक ही कर्म या कार्य हो रहा है और जिसमें जो कर्म है वो अखबार है। ऐसे ही और वाक्य हैं कि मोहन भोजन पकाता है, तो यहाँ पे ये का दीर्घ है। आरती अध्ययन करती है, छात्राएं नृत्य कर रही हैं, तो यहाँ पर एक ही क्रिया के साथ में एक ही कर्म हो रहा है जिसमें भोजन, अध्ययन और नृत्य। आगे है द्विकर्मक या गौण कर्म। अब द्विकर्मक में भी दो कर्म होते हैं। तो पहला कर्म है गौण कर्म, और इसमें किसको का प्रयोग करते हैं, और इसमें को कर्म चिन्ह का प्रयोग किया जाता है या विभक्ति। इसमें कर्म सजीव होता है और यह क्रिया से अपेक्षाकृत दूर रहता है, तो ये गौण कर्म की पहचान है। अगला है मुख्य कर्म। तो मुख्य कर्म में ये क्या प्रश्न करते हैं या क्या पद आता है, और इसमें को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। गौण कर्म में को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है लेकिन मुख्य कर्म में नहीं होता है। मुख्य कर्म निर्जीव होता है, और अभी हमने बताया कि जो गौण कर्म है वो सजीव होता है और यह क्रिया के समीप होता है, और गौण कर्म क्रिया से दूर होता है। अब यहाँ पे कुछ वाक्य हैं, जैसे अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं जैसे क्या सिखा रहे हैं, तो कंप्यूटर किसे सिखा रहे हैं, छात्रों को, क्योंकि यहाँ पे छात्र सीख रहे हैं। तो इस वाक्य में जो कंप्यूटर है ये समीप कर्म है और ये निर्जीव है। अब यहाँ पे जो को विभक्ति लगी हुई हैगी तो ये छात्र कर्म है और छात्र सजीव है। तो इस वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त हुएंगे, जो समीप, जो क्रिया के समीप कर्म है वह निर्जीव है और जो क्रिया से दूर कर्म है वह सजीव है। इस प्रकार दो कर्म एक साथ घटित हो रहे हैं। ऐसे कुछ और वाक्य हैं। अध्यापक शिष्य को पाठ पढ़ाता है। तो यहाँ पर पाठ ये मुख्य कर्म है और शिष्य ये गौण कर्म है। अब ये पाठ है ये निर्जीव है और शिष्य सजीव है। ऐसे ही दादी बच्चों को कहानी सुनाती है। तो यहाँ पर सुनाना क्रिया है और क्रिया के जो पास वाला कर्म है वो कहानी है और कहानी निर्जीव है। और दूसरा कर्म है बच्चे, उनके बीच में को व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर ये दूसरा कर्म हुआ है जो सजीव है। ऐसे ही मैंने पिताजी को पत्र लिखा। तो इस वाक्य में भी पहला जो मुख्य कर्म है पत्र है और दूसरा गौण कर्म है वो पिताजी है। आगे देखते हैं। अब दूसरा है अकर्मक क्रिया। यह कर्म रहित क्रिया है। जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल कर्ता पर पड़ता है क्योंकि वहाँ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मछलियाँ तालाब में तैर रही हैं। इस वाक्य में कोई कर्म नहीं है, यहाँ पर मछलियाँ तैर रही हैं
ये वाक्य ऐसे भी आ सकता है, और मछलियां तालाब में तैर रही हैं, तो यहाँ पर सीधा क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है और यह कर्म रहित है क्योंकि इसमें तालाब कर्म नहीं है। ऐसे ही तारे टिमटिमा रहे हैं, या माँ ये दीर्घ है। मेढक उछल रहे हैं, वृक्ष हवा से हिल रहे हैं, पिताजी पलंग पर सो रहे हैं। तो इन वाक्यों में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। अब कुछ अकर्मक क्रियाएं हैं, अगर ये क्रियाएं आती हैं तो वाक्य में कर्म होने के साथ भी वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती हैं, जैसे सोना, भागना, दौड़ना, रोना, ऊँघना, बैठना, जागना, उड़ना, शर्माना, लजाना, मुस्कुराना, हंसना, तैरना, चलना, टहलना, जगना, उखड़ना, ठहरना और रहना। तो ये क्रियापद आते हैं तो वह वाक्य में जो क्रिया होगी वो अकर्मक क्रिया होगी, तो इन्हें विशेषकर में ध्यान रखेंगे। तो मित्रों, आज की वीडियो में हमने क्रिया के जो भेद थे, कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर और काल के आधार पर, तो आज हमने कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों को देखा। अब अगले वीडियो में हम अगले भेदों के बारे में बात करेंगे। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अब हम मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।